Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video, beta, we discuss the first chapter, the main points. This is the Diwali gift for all of you. So before discussing the video, I will like to share the blueprint of this paper. कि सेक्शन 1 में पार्टनरशिप में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कितने सेक्शन बी में आएंगे और कितने सेक्शन सी में से, क्योंकि आपको टोटल क्वांटिटी तो पता ही है कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। अब अगर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पता लग जाएंगे तो उससे आप अपने चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। देन नाउ प्लीज़ share the videos with your friend because sharing is caring also, and subscribe the channel for more videos. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ योर फर्स्ट आपका है फंडामेंटल पार्टनरशिप, तो जिसमें सेक्शन ए में से आएंगे 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आएंगे 5 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन पार्टनरशिप फंडामेंटल में से आप 9 मार्क्स के लगा के चलिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पहले सेक्शन में, 1 दूसरे सेक्शन में, यानी कि चैप्टर ओवरऑल जो वेटेज है इसकी 4 नंबर। और जो एडमिशन वाला चैप्टर है पहले सेक्शन में से 4, फिर उसमें 5 और सेक्शन 3 जिसमें आपकी केस स्टडीज़ के रूप में ये क्वेश्चन चैप्टर में से आ सकता है। तो आपने एडमिशन वाले चैप्टर की थ्योरी को और भी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जो सेक्शन सी यहाँ पर हमारा बिलोंग करेगा उसमें आपका केस स्टडी होगा। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के 11, सेक्शन बी के 11 और सेक्शन सी के 3, यानी कि इसमें आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में देखिए, जिसमें कंपनी अकाउंट मतलब टोटल ओवरऑल 25 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपको करने कम हैं। तो कंपनी अकाउंट में से 7 आएंगे, इसमें भी 7 और सेक्शन सी में भी 2, टोटल हो गए 16। तो अब 11 और 7 18, 11 और 7 अगेन 18 और 3 और 2 5। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है टोटल 41, लेकिन आपको करने हैं 41 में से ओनली 34। 18 वाले यानी कि सेक्शन ए बी का अगर मैं मिला के बात करूं तो 15 करने हैं, और इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन करने। 18 में से 15, 18 में से 15 और 5 में से 4, तो आपको टोटल क्वेश्चन 34 में से 34 करने हैं। ठीक है, ये थे आपके पार्ट ए, जिसके ए और बी सी सेक्शन थे। अब है पार्ट बी, जो पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला है, वो मैंने नहीं डिस्क्लोज किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे यही चल रहा है। तो इसमें आपने रेशोज़ वाले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन, तो ये हो गए आपके 8। जो बैलेंस शीट वाला चैप्टर है, बैलेंस शीट फर्स्ट चैप्टर लगा के चलेंगे, उसमें 2, उसमें भी 2, 4 क्वेश्चन। और एनालाइज ऑफ बैलेंस शीट यानी कि चैप्टर 2 में जो हमने किया है उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें टोटल हुए 7, इसमें भी 7, तो आपको 7 में से इसमें से करने हैं 5 और इस वाले कंसेप्ट में 7 में से करने हैं 6 बी सेक्शन में से, और सी में से इसका कोई पार्ट नहीं बनेगा। टोटल आपके 45 हो गए। 45 में यहाँ पे हुए थे आपके 34 और 11, 34 और 11 टोटल आपके 45 क्वेश्चन। तो जो 45 क्वेश्चन आप करेंगे ये, लेकिन मार्क्स के होंगे 40, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो आप लोगों के 40 क्वेश्चन की एवरेज बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई? 0.88 की, क्योंकि अगर आप लोग 50 क्वेश्चन करते हैं तो 0.8, लेकिन 45 करेंगे तो 0.88 की क्वेश्चन यहाँ से 40 मार्क्स के लिए बन जाएगी। तो ईच क्वेश्चन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आई थिंक। अब इससे आप लोगों को आसान हो गया कि कितने नंबर का कौन से चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें एडमिशन में से और कंपनी अकाउंट में से असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस की ज़्यादा रहती हैं। फिर इसके बाद रेशोज़ में से और ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में से भी असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आएंगे। तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपके 3 क्वेश्चन मेनली यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन आपके एडमिशन में से दिए हुए हैं चॉइस के हिसाब से, और जो 2 क्वेश्चन है वो कंपनी अकाउंट वाले केसेस में से आएंगे। तो यहाँ से ये जो है केस आपकी केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जो आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। अगर वो आप ध्यान से कर लेते हैं तो आई थिंक यू कैन सॉल्व ईजली MCQs। देखिए
MCQs की वेटेज इसमें कितनी ज़्यादा है। तो आपको MCQs भी करने और MCQs के लिए जो बेसिक फंडामेंटल के पॉइंट्स हैं वो मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स में आपको रिकॉल कराएं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन याद रखिए शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बेटा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड फोर्स एंड सेक्शन 4 कब होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कब लागू होता है। when there is no partnership agreement oral or written exist। जब आपके बीच में पार्टनरशिप का कोई ओरल और रिटर्न यानी कि पार्टनरशिप डीड ना एग्जिस्ट हो, अगर एग्जिस्ट हो तो पार्टिकुलर पॉइंट पर उसने कुछ भी साइलेंट हो उस कॉज के बारे में, तब आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स यानी कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली अमंग पार्टनर्स, यानी कि कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स हैं इक्वल है। कोई भी नया पार्टनर, नो न्यू पार्टनर एडमिटेड अनटिल ऑल पार्टनर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ऑल पार्टनर्स हैं म्यूचुअली एग्रीड, यानी कि जब तक सभी पार्टनर्स एग्रीड नहीं होते आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। फिर no interest on capital, salary, commission is allowed to partner in case when there is no agreement between the partners। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन टू पार्टनर, ये सारी बातें तो आप लोगों को नॉर्मली आई थिंक पता ही थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे आ रहे हैं हम लोग और आपके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हैं, तो ये तो बच्चों को नॉर्मली याद हो जाती है। बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर दो तरीक़ों से मैंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चा नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अलाउड व्हेन अ लोन टू अ पार्टनर गिवन बाय अ फर्म। यदि किसी फर्म ने पार्टनर को लोन गिवन है और उसने एग्रीमेंट में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितने इंटरेस्ट पर उसने लोन लिया है, तो आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाता। याद रखना, व्हेन अ लोन टू अ पार्टनर गिवन बाय अ फर्म, तो इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट की रेशियो नहीं बताई हुई, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे पे करना। नेक्स्ट है बेटा, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम इज गिवन और अलाउड व्हेन अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर। यहाँ पर लोन टू अ पार्टनर है, यहाँ पर गिवन बाय अ पार्टनर और आउटसाइडर टू अ फर्म, नॉट अ पार्टनर टू अ फर्म। यानी कि अगर आपके पार्टनर या किसी आउटसाइड पार्टी ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर हमने 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना ही देना है। यही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैक्सिमम जो आपके MCQs पूछे गए थे बच्चे, उनमें यही क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कह दिया जाता है और इससे बच्चे को क्लियर ही नहीं होता था कि अब इस पर 6% पर एनम लगाएं ना लगाएं, और बच्चे यहाँ पर इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं। तो आपने सिर्फ लोन टू अ पार्टनर और लोन टू अ फर्म, बाय अ पार्टनर और बाय अ फर्म, इसमें आपने ये चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली हैं वो ध्यान से करनी है। नेक्स्ट है बेटा, अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंड एडजस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। पहले तो अप्रोप्रिएशन का मीनिंग ही एडजस्टमेंट होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटे। यहाँ से आपको मिलता है नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यू गॉट द नेट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन से आपको मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली हैं, यानी कि जितने भी बिजनेस के खर्चे थे सारे निकाल के आपने जो पार्टनर्स को डिवाइड करने हैं उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कोशिश की है कि आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चार्ज नहीं कहेंगे, इसमें इक्वली होता है, यानी कि आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को। तो पहले करेंगे हम आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, ये आपका चाहे लॉस हो चाहे कुछ मर्जी हो, ये आपको चार्ज करने ही करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली ऑल द डाउट्स।
बेटा अगर किसी को कोई डाउट है या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके पॉइंट्स डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन टू अ पार्टनर और एनी ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जैसे कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व किसी भी पार्टिकुलर के लिए तो आप डिविजिबल प्रॉफिट में से ही क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना है, लेकिन जो अगर आपकी बिजनेस से एक्सपेंसेस हैं जैसे प्रोविजंस बनानी है तो वो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपने इन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, यहाँ पर अगर आप अप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट बनाएंगे तो अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग विड्रॉ की हैं तो उनका इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपने। पहली, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है या आपको एडजस्ट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो ये पॉइंट कंपल्सरी है और इन दोनों के डिफरेंस को अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इफ़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस आल्सो, यानी कि अगर आपका वो चार्ज वर्ड यूज़ कर देते हैं ना और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बोला है तो चाहे वो लॉस भी हो तब भी आपको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसको एडजस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तब आपको ये दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि उसमें प्रॉफिट अवेलेबल है। पहला, इफ़ प्रॉफिट इज़ अवेलेबल तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन इफ़ लेस प्रॉफिट इज़ अवेलेबल, अगर आपके पास कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज़्यादा बनता है लेकिन जो अमाउंट अवेलेबल है डिविजिबल प्रॉफिट उसका अमाउंट कम होता है। इफ़ लेस प्रॉफिट इज़ अवेलेबल देन रेशो ऑफ इंटरेस्ट इज़ फाइंड आउट। फर्स्ट फाइंड आउट द रेशो ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी पार्टनर हैं या ए बी सी हैं तो उनका कितना टोटल इंटरेस्ट बनता है तो उसके बीच में से उसकी रेशो को फाइंड आउट करो। देन ओनली अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट रेशो, और उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है और उस जो आपने रेशो निकाली है उसमें उसको डिवाइड कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिफरेंस क्या है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपने इन केस ऑफ लॉस तब भी उसको आपने देना ही देना है, लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन है, अगर कम है तो आपने उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, इंटरेस्ट ऑन। नाउ वी कम टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। If unequal amount and time period is not same, then always use product method कि कितने महीने में आपने उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग को यूज़ किया है। तो इसमें तो आपको सिंपल है ही, टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग्स यानी कि ड्राइंग का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से लेकिन इफ़ इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम पीरियड, तब बेटा क्या करना है आपने, सिर्फ एक याद रखना है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालिए 6.5 महीने का ब्याज, ठीक है, मिडल में 6 मंथ का और एंडिंग में 5.5 महीने का ब्याज। ये तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर बिगिनिंग होती है 12+1 करना है डिवाइडेड बाई 2, अगर मिडल होती है तो 12/2 और एंडिंग में 12-1/2, यानी कि मंथ में एक एक आपने इसको कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे 6.5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5.5। अगर क्वार्टर में की है तो उसमें भी अगेन 12+3, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, डिवाइडेड बाई 2, 15/2, 7.5 महीने का बिगनिंग में, मिडल में वही 6 मंथ का और एंडिंग में 12-3 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 महीने का। इस हिसाब से आपने करना है। इफ़ अकाउंटिंग पीरियड इज़ ऑफ 9 मंथ, यहाँ पे भी मंथ है तो बिगनिंग में आपने वही 9+1 डिवाइडेड बाई 2, 5 मंथ का, मिडल में 4.5 का और एंडिंग में 4 मंथ का। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं 6 मंथ वही सेम रहेगा, बिगनिंग में 6+1 डिवाइडेड बाई 2, 3.5, 3 मंथ और 2.5 महीने। ये एक व्हेन द, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हेन द ड्राइंग आर मेड एट एवरी 6 मंथ, यानी कि
साल में 2 बार इसको ड्राइंग विड्रॉन करनी है। अब इसमें 2 लगाएंगे 6 महीने के एंडिंग में या 6 महीने के ओपनिंग में। ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर आप बिगनिंग में निकालते हैं, बिगनिंग में अगर आपकी ड्राइंग विड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे, 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी हो गई 18/2, यानी कि 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। और एंडिंग में होगा तो 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट इस हिसाब से लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। इसके बाद एडजस्टमेंट और गारंटी वाला टॉपिक रह जाता है। बेटे गारंटी में भी आपको पता है जिस पार्टनर को जितनी गारंटी जिस पार्टनर ने दी है उतना ही उसको डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट में यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग कि डेबिट और क्रेडिट क्या मिलना है, यानी कि पार्टनर को जो देना है वो क्रेडिट और जो पार्टनर से लेना है डेबिट। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ईच एंड एवरी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और पर्सनली यू कैन इन्फॉर्म मी आल्सो, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।